हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज हम कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम और कुछ नई चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। आज हम जो सीखने वाले हैं मॉड्यूल 3 बचत। आज हम बचत के बारे में सीखने वाले हैं। बचत मतलब सेविंग। जैसे कि अभी तक हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है हर फाइनेंस की, उसमें हम फाइनेंस और पैसे के बारे में सीख रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बचत करना। तो आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए देखिए इस चित्र में क्या देख रहे हैं आप। क्या दिख रहा है इस चित्र में? सभी ध्यान से देखेंगे चित्र को। इसमें दिख रहा है कि बचत आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी। अर्थात मतलब कि अगर हम बचत करते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है। यहाँ पे दो कहानियाँ दिख रही हैं, एक अरविंद की और एक हिमांशी की। आइए जानते हैं कहानी क्या है। इसमें हम देखते हैं कि अरविंद और हिमांशी दोनों साथ काम करते हैं। दोनों की आमदनी मतलब आय भी सेम है, समान है। अरविंद की 2 बेटियां हैं और हिमांशी का एक बेटा है। अरविंद ने एक घर के निर्माण के लिए अपने गांव में एक भूखंड, एक प्लाट खरीदा है। पिछले 15 वर्षों से अरविंद हर महीने 1000 रुपये की बचत कर रहा है। अन्य अतिरिक्त आय जैसे कि अरविंद को प्राप्त होने वाला इंसेंटिव, बोनस इत्यादि की भी वह बचत कर रहा था। लेकिन हिमांशी ज़्यादा बचत नहीं कर पाती है। वह हर महीने घर किराए में 200 रुपये अधिक का भुगतान करती है। उसका पति गुटखे और सिगरेट पर एक दिन में 20 रुपये खर्च करता है। यदि वह धूम्रपान बंद करता है तो उसका परिवार भविष्य में निवेश के लिए एक अच्छी राशि बचा सकता है। इस प्रकार मामूली बदलाव करके भी हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा 2 कहानियाँ, 2 परिवारों के बारे में हमने देखा, एक अरविंद का और एक हिमांशी का, कि अरविंद किस तरीके से अपने पैसों के लिए प्लानिंग कर रहा है, बचत कर रहा है। और लगातार हमने देखा कि 15 सालों से वो बचत कर रहा है। वो ज़मीन लेने के लिए सक्षम है, घर बनाने के लिए सक्षम है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो भुगतान भी ज़्यादा कर रहे हैं घर के किराए में, और साथ ही उसका जो पति है हर रोज़ 20 रुपये अपने गुटखे और धूम्रपान में खराब कर रहा है। अगर रोज़ का 20 रुपये देखें तो हर महीने का करीब 600 रुपये वो पैसे इसमें डाल रहे हैं। और साल का अगर हम देखते हैं, एक साल में 7200 रुपये, और देखिए 15 सालों में उतना 20 रुपये जो रोज़ हम खर्च कर रहे हैं, 15 सालों में वो पैसे हो गए 1,08,000 रुपये। हम सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी धनराशि है जो इस तरीके से इसमें वेस्ट हो रही है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इससे आप बाहर निकलिए और वो पैसे को आप अपने भविष्य के लिए बचत में लगाइए। इस आगे हम इस चित्र में एक चीज़ हम देख रहे हैं। देखिए इसमें हम देख रहे हैं, बचपन से हम ये कहानी सुनते आ रहे हैं कौवे की। तो हम देख रहे हैं कि कौवा आता है और इस घड़े में, इस मटके में थोड़ा ही जल है, थोड़ा ही पानी है। आसपास से कंकड़ उठा के वो घड़े में डालता है और पानी का स्तर ऊपर हो जाता है। कौवा पानी पीता है और चला जाता है। तो इससे हम यही सीखते हैं, ये भी इसी चीज़ से संबंधित है कि रोज़ एक एक पैसा भी हम बचाते हैं, एक एक रुपये भी जो हम बचाते हैं, आगे चल के वो हमें हमेशा बड़ा होके ही मिलता है। तो आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं? अरविंद बनना चाहते हैं या फिर हिमांशी बनना चाहते हैं? और आपको ये सबसे पहले देखना होगा कि हालांकि हम ज़्यादातर लोग, सभी लोग हम अरविंद बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में हैं। हमारे जो भी एक्सपेंस होते हैं, खर्च होते हैं, उनका शायद हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, या हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, या हम इतनी प्लानिंग नहीं करते हैं। तो हमें अगर इसमें आना है तो हमें इस तरीके से एक एक रुपये को अपना संभालना और बचत करना होगा। हम ये देखते हैं कि हर महीने 100 रुपये की भी बचत, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, जो ज़्यादा आय कमाते हैं, वही लोग बचत कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितना भी पैसे कमा रहे हैं उसमें से भी हम छोटी से छोटी धनराशि को निरंतर हर समय बचा कर भी आने वाले कई वर्षों के अंदर एक अच्छे पैसे को हम बचत के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा हमें बचत आज से शुरू करना चाहिए, कभी भी हमें कल का इंतज़ार करना नहीं चाहिए। इधर हम देखते हैं
कि पहले तो हमने देखा बचत करना क्यों ज़रूरी है। अब बात आती है बचत कहाँ पे करना चाहिए। अक्सर हम जो घरों में पैसे जो हमारे पास बचत करते हैं, हम पैसे रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पैसे को हम या तो क्या करते हैं कि किचन में डब्बों में रख देते हैं, पलंग में रख देते हैं, या घर में किसी बक्से में रख देते हैं। पर इस तरीके से पैसे को रखने से हमारा पैसा सुरक्षित नहीं होता है, वो चोरी भी हो सकता है, वो खो भी सकता है, या फिर अगर हमने बक्स में रख दिया तो चूहे या कोई ऐसे कीट होते हैं जो छोटे उसको नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने पैसों को सुरक्षित रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये भी देखा जाता है और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग हमें स्कीम बताते हैं कि 1 साल में, 2 साल में या 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और हमें लुभा लेते हैं और हम उनकी बातों में आके अपने कमाए हुए मेहनत के पैसों को हम उसमें लगा देते हैं और आखिर में हम अपने पैसों से हाथ धो बैठते हैं। तो कभी भी हमें इन सभी चक्रों में पड़ना नहीं है। हमें क्या करना है, हम जो भी पैसा बचत करते हैं, बचाए हुए पैसों को हमेशा हमें औपचारिक संस्थानों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस या LIC में ही हमको अपने पैसों को रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पैसा हमेशा हमेशा सुरक्षित रहता है, हमें उस पर ब्याज मिलता है, और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से अपने पैसे को निकाल पाते हैं या उसको ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को 100% अपना पैसा इन्हीं संस्थानों में डालना है। इन सब चीज़ों से हमको बचना है। और जब कभी भी अगर हम इन संस्थानों में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस या LIC वगैरह में अगर हम पैसे को रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए। हमारे पास अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होना चाहिए, हमारे पास अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा हमें जो आधार कार्ड होता है उसमें हमारा एड्रेस तो होता ही है, उसके अलावा जैसे बिजली का बिल इत्यादि डॉक्यूमेंट भी हमको रेडी रखने चाहिए। और हमारे जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें सही इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में होनी चाहिए, उसमें कभी भी हम गलत जानकारी नहीं देंगे। आगे हम देखते हैं चित्र 3 में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा। इसमें हम देखते हैं कि ये 4 तरीके की इसमें बात की गई है। ये 4 तरीके की सुविधाएं हमें अक्सर अपनी कंपनी में या हमें प्राप्त होती हैं। पहले पे हम बात करते हैं EPF, जो प्रोविडेंट, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो इसमें क्या होता है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें अगर हमें PF मिल रहा है तो 12% हमारी बेसिक सैलरी का 12% उसमें हर महीने जमा होता है, साथ ही 12% हमारी कंपनी उसमें जमा करती है। मतलब कि 12 और 12 टोटल 24% हिस्सा हर महीने हमारे प्रोविडेंट फंड PF अकाउंट में जमा होता है, और निश्चित अवधि के बाद हम उस पैसे को निकाल लेते हैं। और ये ध्यान रखें कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ हमारे भविष्य के लिए है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं मोबाइल में मैसेज आया, इतने पैसे जमा हो गए, हम तुरंत सोचते हैं कि कहाँ इस पैसे को हम निकाल लें और इस्तेमाल कर लें। तो हमें खासकर ध्यान रखना है कि इस पैसे को कभी भी हम छेड़ें ना, इसको सदैव हम अपने रिटायरमेंट या अपने फ्यूचर या भविष्य के लिए ही इसको सेफ रखें। दूसरी तरफ है ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कर्मचारी राज्य बीमा। बहुत सारी जगहों पे ESI की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। गवर्नमेंट के जो, सरकार के जो नियम कायदे होते हैं वहाँ पर ESI लागू होता है। ESI में भी कर्मचारी का 0.75%, 0.75% हिस्सा कर्मचारी का, और 3.25%, 3.25% कंपनी का हिस्सा ESI में जाता है। ESI सर्विस के अंतर्गत क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य बीमा होता है, और हम अगर बीमार होते हैं तो ESI अस्पताल में जाके हम उसका मुफ्त हम अपना इलाज करवा सकते हैं। दूसरा आता है बोनस। बोनस में क्या होता है, ये फैक्ट्री टू फैक्ट्री अलग होता है। फैक्ट्री के जो प्रॉफिट के हिसाब से फैक्ट्री अपने कर्मचारियों को बोनस देती है। और बोनस के लिए ये होता है कि बोनस हमें अक्सर दिवाली के टाइम दिया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि फेस्टिवल या त्योहारों के टाइम, तो दिवाली में हमें बोनस मिलता है, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा बोनस का हम क्या करते हैं, पूरा उसी टाइम ही हम खर्च कर देते हैं। हम उसको त्योहारों की शॉपिंग करने में, कपड़े लाने में या अन्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा देते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम उसमें लगाते हैं, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि साल में एक बार अगर हमें इतना सारा अमाउंट अगर एक साथ मिलता है तो हमें उस पैसे की सही योजना बनानी चाहिए। भले ही सारा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उसका पार्ट हमें सेविंग में रखना चाहिए। मान लीजिए अगर 10 साल तक मुझे बोनस मिलता है और 10 साल तक कंटिन्यू हर साल में कुछ कुछ पैसा उसमें बचाकर अलग मैं रखती हूँ, तो मेरे पास एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि बोनस को भी हमें, उसके लिए भी हमको प्लानिंग करना चाहिए।
इसके बाद आता है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी भी क्या होता है कि किसी भी कंपनी में अगर हम 5 साल से अधिक जब हम काम करते हैं तो हमें ग्रेचुइटी मिलती है। 5 साल से पहले अगर हम कंपनी छोड़ के चले जाते हैं तो उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी है कि कोई भी कंपनी में अगर हम 5 साल से अधिक काम करते हैं, अगर हम ग्रेचुइटी के अंडर में आते हैं, ग्रेचुइटी का लाभ हमको मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात यही बताना चाहूँगी कि ये चारों चीज़ों के बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर इसकी आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी के कर्मचारी से, HR डिपार्टमेंट से आप संपर्क करके इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए उनसे आप अनुरोध कर सकते हैं और हमें विश्वास है कि वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं चित्र 4। चित्र 4 के अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी हुई है। इसमें 4 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में बताया गया। सामाजिक सुरक्षा योजना होती है वो योजना जो सरकार द्वारा अपने नागरिकों को दी जाती हैं। ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम है। इन स्कीम के अंदर बहुत ही कम पैसा हमें डालना है और बहुत ही अधिक हमें लाभ इसमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन लोगों को उसकी जागरूकता नहीं होती है तो वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। और अगर हमें जागरूकता होती है तो भी हम कई बार क्या करते हैं कि हम सोचते हैं बाद में देखें, कर लेंगे, देखेंगे, हम उसके लिए इतना सचेत नहीं होते हैं। तो हमारी आपसे अनुरोध है कि आप इसके बारे में सीखें और इसका पूरा लाभ उठा पाएँ। तो इसमें है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसके अंदर क्या है कि हर वर्ष, प्रति वर्ष जो भी इसको स्कीम को लेना चाहते हैं उन्हें 12 रुपये उसके अंदर डालने हैं स्कीम में। अगर प्रति वर्ष मैं 12 रुपये इसमें डालती हूँ तो मुझे 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। प्रति वर्ष 12, एक साल में 12 रुपये का मतलब हर महीने सिर्फ 1 रुपया, हर महीने 1 रुपया बचाकर भी इस स्कीम में डालकर हमें इतना बड़ा अमाउंट का हमें इंश्योरेंस मिल जाता है। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अंदर है 330 रुपये प्रतिवर्ष हम डालते हैं और इसके अंदर भी हमें 2 लाख का बीमा मिलता है। इसमें अन्य और भी हमें सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए इसका जो रेट है, जिसका प्रीमियम है वो 330 रुपये प्रति वर्ष है। 330 रुपये भी प्रतिवर्ष कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो इसके अंदर भी हमें अपना नामांकन करवाना चाहिए। और दूसरी है अटल पेंशन योजना। ये योजना 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में हम ले सकते हैं। इस टाइम हम जो अपना प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो जब हम बुढ़ापे में आते हैं, जब हम रिटायर हो जाते हैं, तो हमें प्रति माह हर महीने 5,000 रुपये तक का मासिक पेंशन प्राप्त होता है जब तक हम जीते हैं। इसमें एक और स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। अक्सर शायद आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनके घर में बेटी है, बच्चियां हैं, उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही अच्छी एक स्कीम है। इसके अंदर आपको ज़रूर आपकी बच्ची के लिए आपको ये करवाना चाहिए। इसमें जो पैसा डाला जाता है उसके बाद आपकी बेटी की उच्च शिक्षा और उसकी शादी के लिए एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाता है, जो उसके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके बारे में हमेशा जानकारी लेते रहना चाहिए, इन स्कीम्स के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। और सबसे पहले तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम 12 रुपये और 330 वाली जो स्कीम है, इसमें आप सभी इसके अंदर अपना नामांकन करवाएं और आप इसका लाभ उठा पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जो नए अगर इसमें कोई चेंजेस या नियम आते हैं उसके बारे में भी हमें समय समय पर जानकारी लेते रहना चाहिए। अक्सर हम मोबाइल में बहुत सारे हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, बहुत मनोरंजन हम अपना करते हैं उसमें, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसमें से हम इस तरीके की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि हम खुद भी फ़ायदा उठा पाएँ और दूसरों को भी उसके फ़ायदे के बारे में बता पाएँ। चित्र 5 में हम देखते हैं बचत का महत्व, कि जब हम बचत करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, वो बचत करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो जब बचत का महत्व में क्या होता है कि जब आप उधार लेते हैं, जब आप बचत करते हैं, आप ब्याज का भुगतान करते हैं, आप ब्याज प्राप्त करते हैं। कि जब आप बचत करते हैं तो आप बचत के ऊपर क्या करते हैं कि ब्याज प्राप्त मिलता है, प्राप्त होता है। मान लीजिए अगर मैं 1000 रुपये बचत करती हूँ तो उस बचत के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर मुझे ब्याज मिलेगा। मान लीजिए अगर मैंने 1000 रुपये बचत की है, उस पर अगर मान लीजिए मुझे 500 रुपये का इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, तो 1500 रुपये, 1500 रुपये मैंने कमा लिए, मेरे बढ़ गए। ऐसे ही अगर हम उधार लेते हैं, मान लीजिए वही 1000 रुपये मैंने किसी से उधार लिए हैं, तो वहाँ पर मुझे उन पैसों को, ब्याज के पैसों को मुझे उनको
देना होगा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम बचत ज़्यादा करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज या इंटरेस्ट कमा पाए, ना कि हमें उधार लेने की ज़रूरत पड़े कि हमें पैसा देना पड़े। दूसरी बात, बचत और निवेश के प्रकार कि बचत और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट इस तरीके से हो सकता है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, चिट फंड और बीमा। इसमें क्या होता है कि इसमें दिया हुआ है कि कहाँ पे ब्याज अधिक मिलता है, कहाँ पे जोखिम ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, और नकदी कहाँ पर हम लोग उसको पैसे को निकाल सकते हैं या उसको हम लोग नकदी मतलब उसके अंदर कैश को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इधर आ गया, बचत द्वारा आप एक खुशहाल जीवन जीने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। बचत के बिना आप अपनी आवश्यकताओं के लिए उधार लेने पर मजबूर होते हैं। अगर हम बचत लेते हैं, बचत करते हैं, तो हमें खुशहाल जीवन जीने के लिए हम हमेशा हमें फ्रीडम होता है, हम स्वतंत्र होते हैं खुशहाल जीवन जीने के लिए। और वहीं अगर हम बचत नहीं कर पाते हैं तो हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें उधार लेना होता है। बचत हमें व्यय का प्रबंध करने में सहायता करती है। अगर हम बचत करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें कहाँ पर उसको इस्तेमाल करना है। बचत किए हुए पैसों से हम चिकित्सा या मेडिकल हम हेल्प ले सकते हैं, बच्चों की स्कूल फीस कर सकते हैं, अचानक कोई खर्चा आएगा तो उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है या आवश्यकता है उन पे हम खर्च करते हैं, और बचत किए हुए पैसों से हम संपत्ति का निर्माण और जीवन लक्ष्यों को पूरा करने में हमें मदद मिलती है। अगर हम बचत करते हैं तो हम अपनी संपत्ति बना सकते हैं, जैसे घर वगैरह या हमें गाड़ी वगैरह लेनी है, वो सब हम कर पाते हैं। और हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित अपने लिए किए हैं, अपने अपने परिवार के लिए, तो हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। इधर देखिए, आपसे यही हम पूछना चाहते हैं कि बचत बचाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो अभी हमने देखा कि पैसे बचाने के, बचत करने के बहुत सारे फ़ायदे हमने इधर देख लिया। तो हमें क्या करना है कि हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है कि बचत हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अक्सर हमारे ध्यान में ऐसी हम सोच रखते हैं या अक्सर हम ऐसी बात कहते हैं कि जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वही लोग बचत कर सकते हैं। ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है। जो भी इंसान हम जितना भी कमा रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पैसे बचा के भी हम बचत कर सकते हैं, और उन थोड़े थोड़े पैसों से हम एक अच्छी धनराशि अपने भविष्य के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कोई कितना कमा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई कितना बचा रहा है। तो हमें बचाने पर फोकस करना है। और हमने वही बात हम फिर से करेंगे कि बहुत बड़े पैसों के बारे में नहीं, 5,000, 10,000, 20,000 के बारे में नहीं, लेकिन रोज़ का 10 रुपया, महीने का 300 रुपया या फिर महीने का 500 रुपया, इतने पैसे तो हम आसानी से बचा सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि आपको खुद लगेगा जब आप 1-2 साल तक इस तरीके की आप आदत को अपनाएंगे, बचत अपनाएंगे, तो आप देखेंगे 10 से 15 सालों में काफ़ी सारे पैसे आप बचा पाएंगे। तो आप सभी को गुड लक। और हम यही हम उम्मीद रखते हैं कि आप सभी ये जो बातें आप सीख रहे हैं इसको आप अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि पैसों से ही हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी पाते हैं, अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं और हमारी बहुत सारे तनाव और टेंशन से हम मुक्त हो सकते हैं। और लास्ट में यही बात कि अगर इसमें आपको और कोई सवाल है तो आप अपने पीयर एजुकेटर से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही क्षितिज संस्था से आए हुए अर्पिता मैडम के साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसमें और कोई सवाल या आपको और कोई जानकारी चाहिए तो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।